continuation of chapter number 5, force. Today we are taking impulse. So impulse is defined as a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट की फोर्स आप एक मोमेंट्री टाइम के लिए अप्लाई कर दो किसी बॉडी के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं इम्पल्स, और इसका फॉर्मूला है force into time. Also, as the definition says, it is creating a finite change in momentum. So we can also define it as change in momentum. So impulse is force into time. Force is the applied force and time is the short interval of time, and delta p is your change of time. Change of momentum is also impulse. Now what kind of quantity it is? It is a vector quantity. What is the direction of the impulse? Same as force. So its direction is same as force, and now we can define the unit of impulse, which is kilogram meter second inverse, kilogram meter per second. So now we can define impulse as the product of force and time, that we know. But if we want to find an integral method or some alternative formula for that, how can we find? As per formula, impulse is the for a small interval of time, di, if I'll say a small impulse for small interval of time, can be given as f dt. But if we want to find out the total impulse, so total impulse can be given after integration. So we integrate on both sides, that is equal to integration of f dt over an interval t1 to t2. So we have fixed an interval. When you will integrate on the left hand side, you will get I. तो यहाँ पे कुछ नहीं है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है I है, तो हमने I लिख दिया है, एंड इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी को हम यहाँ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कह रहे हैं, और इंटरवल कितना है t1 से t2 का. तो अगर आप f को f एवरेज कह दो, यानी कि f इज़ कांस्टेंट, वी आर अज्यूमिंग कि f जो है वो कांस्टेंट है, तो f एवरेज आप बाहर ले लीजिए. वी आर सेइंग जो फोर्स थी वो वेरिएबल फोर्स नहीं थी, वो एक कांस्टेंट फोर्स थी, और उसको हम बोल रहे हैं एफ एवरेज. तो एफ एवरेज हमने बाहर ले लिया है, और अंदर हमने इंटीग्रेशन ले लिया t1 टू t2 dt. तो आप इंटीग्रेशन अगेन यहाँ 1 है, इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और t के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करो t1 एंड t2, जिसमें एफ एवरेज आप ऐसे ही रखिए, तो आपके पास फोर्स आ जाती है एफ एवरेज इंटू T2 माइनस टी ऑफ 1, जिसको आप लिख सकते हो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी. सो ये तब है जब आपके पास एक फिक्स्ड फोर्स हो, एफ एवरेज फोर्स हो, यानी आपने टोटल इंटरवल की आपने एक फिक्स फोर्स निकाल ली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. तो अभी हमने इम्पल्स को डिफाइन किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. तो हाउ कैन वी डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? तो हम फोर्स को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. और अगर आप इसे रीअरेंज करें, सो आपके पास आ जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी. सॉरी, एफ के ऊपर वेक्टर सिंबल है, टी के ऊपर नहीं है. सो एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी. ये वेक्टर सिंबल क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डी पी भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो एफ डी पी, अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डी टी को आप एज इट इज़ रखिए इंटीग्रेशन वाली टर्म, जबकि आप मोमेंटम को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट पी. यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म हमने लगा दिया, और हम मोमेंटम की कुछ फाइनाइट लिमिट्स भी रखते हैं p1 एंड p2. सो सब अप्लाई दिस p1 एंड p2, सो दैट विल गिव यू p2 minus p of 1, and this change in momentum is given as delta p. So f dt is equal to delta p, but we know that just now we have proved that impulse is given as f delta t. So impulse is also given as delta p, which is इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. तो हम दोनों चीज़ें प्रूव करके गए हैं कि हमने कह दिया कि इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी भी बोलते हैं, और इम्पल्स को हम डेल्टा टी भी बोलते हैं. और ये देखिए कब कब हो रहा है, जो पहले वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला था यहाँ हमने फोर्स को एवरेज फोर्स माना. अगर आपके पास एवरेज फोर्स है, यानी कि सम यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ फोर्स है, सो आप एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल लें, सीधा आपको इम्पल्स मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है तो फिर आप इंटीग्रेशन लें, यानी अगर एफ एवरेज नहीं है, एफ कांस्टेंट नहीं है, आपके पास वेरी कर रही है वो फ्रॉम वन टाइम इंटरवल टू द अनदर टाइम इंटरवल, देन यू कीप द इंटीग्रेशन एज इट इज़, एंड देन आप इंटीग्रेशन लेंगे मोमेंटम का, क्योंकि एफ को हम डी पी बाई डी टी भी बोलते हैं. तो अगर आप
फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तो dt को इधर लेके आइए f डेल्टा t। अब f को कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं हम, f कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो f डेल्टा t का इंटीग्रेशन लोगे वो किसके बराबर और दूसरे हो सकता है, वो डेल्टा p के बराबर हो सकता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट हैं, आप दोनों में से किसी को भी न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल सी द ग्राफिकल मेथड। अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स है और आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इम्पल्स फाइंड आउट करनी है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला कहता है इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू टाइम। लेकिन यहाँ टाइम है t2 माइनस टी ऑफ 1, यानी कि t2 माइनस टी ऑफ 1, विच कैन बी गिवन बाय एरिया अंडर दिस ग्राफ, बल्कि अंडर दिस ग्राफ कह सकते हैं या कर्व कह सकते हैं, अंडर द लाइन। तो ये एरिया जो यहाँ बन गया है ये कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर एरिया। तो किसका एरिया निकाल रहे हैं आप, एरिया निकाल रहे हैं ABCD का। तो इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो तब जब आपके पास F कैसी हो, कांस्टेंट हो। इस फोर्स को आप एवरेज फोर्स भी बोल सकते हो। तो अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स हो, एवरेज फोर्स हो, तो आप उसका सीधा एरिया निकालिए। लेकिन अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, तो अभी हमने कहा कि अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं और हम लिखते हैं FDT। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स को हमने ग्राफिकली निकालना है तो भी हमें उस ग्राफ का अंडर जो भी एरिया आ रहा है वेरिएबल फोर्स के अंदर वो हमें निकालना है। तो इस वक्त क्या होगा, ये एरिया ऑफ कर्व, ये जो भी नाम है ABC हम नाम दे रहे हैं, ABC कर्व का जो एरिया होगा वो आपको इम्पल्स देगा। तो ग्राफ कैसा भी हो, चाहे वो वेरिएबल फोर्स का ग्राफ हो, चाहे वो आपके पास कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ हो, यानी कि एवरेज फोर्स का ग्राफ हो, आपको इम्पल्स निकालने के लिए एक्चुअल में अंडर द ग्राफ जो भी एरिया आ रहा है, जो कवर्ड एरिया आ रहा है, वो एरिया आपको फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट फोर्स के लिए मोमेंटम चाहिए तो आप लिख सकते हैं F इंटू T2 माइनस T1। इंटरवल चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स कॉन्स्टेंट है। अगर आपको वेरिएबल फोर्स के लिए चाहिए तो फिर इंटरवल है I इज इक्वल टू FDT। लेकिन एक और फॉर्मूला है जिसे हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कह रहे थे, एंड दैट वाज इक्वल टू I इज इक्वल टू डेल्टा P। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब केसेस हैं कि हम डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली वेरिएबल फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स का और चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में इम्पल्स का फॉर्मूला आया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यू आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स लगे होते हैं वहाँ पे। तो उन शॉकर्स का काम क्या है, उन शॉकर्स का काम क्या है, थोड़े झटकों से बचाने के लिए, ताकि इंस्टेंट जर्क्स आपको ना मिलें। उनका टाइम जो है, स्प्रिंग्स लगा दिए जाते हैं। एक्चुअली शॉकर्स क्या होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं। तो उन स्प्रिंग, और वो हार्ड स्प्रिंग्स होते हैं, तो जब भी आपको जर्क लगता है तो उस, या कहीं पर भी आपके पास स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहाँ पर जो भी जंप कार ने या व्हीकल ने फेस किया है, उस शॉकर्स में क्या होगा कि दे विल स्क्वीज एंड दे विल कम बैक, तो दे विल इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो टाइम बढ़ा देंगे। तो वो शॉक का जो टाइम है, यानी कि जो फोर्स आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इम्पल्स जो है उसका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स कम हो जाएगी। इम्पल्स तो उतनी ही है। इम्पल्स का फॉर्मूला फिर से समझाते हैं। इम्पल्स क्या था आपको, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो अगर आपने इम्पल्स उतना ही रखना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फोर्स बढ़ाओ, टाइम घटाओ। लेकिन अगर आप टाइम घटाएंगे तो फोर्स बहुत अमाउंट में बढ़ जाएगी और इंजरी ज़्यादा हो सकती है। आप टाइम इंटरवल बढ़ा देते हो शॉकर्स लगा के, ताकि फोर्स कम हो जाए और आपको जर्क कम फील हो। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर को, कि जब कैच करना होता है बॉल को, तो वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाता है। तो पीछे की तरफ आपने, मतलब जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में अपने हाथों को पीछे ले जाता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर उसने ऊपर ही बॉल को कैच किया तो उसके हाथों को वो बॉल जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हिट करेगी, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट का फोर्स उसके हाथों पे लगेगा। लेकिन अगर वो बॉल के मोमेंटम के साथ अपने हाथों को भी पीछे ले जाता है तो उसने मोशन देकर टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा दिया, तो टाइम बढ़ गया और आपके क्रिकेटर के ऊपर के हैंड्स पर जो है कम फोर्स लगा। सेम ऐसे ही कंक्रीट फ्लोर होता है अगर आपके पास, सीमेंटेड फ्लोर होता है अगर आपके पास, तो उसके ऊपर ज़्यादा इंजरी लगती है अगर चोट लगती है तो। और नॉर्मल मडी एरिया हो या कंक्रीट का नहीं बना हुआ है, अगर सीमेंटेड नहीं है, तो फिर वहाँ इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि जब सैंड है वहाँ पर, तो जैसे आपने देखा लॉन्ग जंप वाले जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ओपन ग्राउंड में करवाते हैं, तो वो ऐसा सैंड वाले पोर्शन में बाकायदा उसको करवाया जाता है, या जहाँ कुश्ती की जाती है, नॉर्मली हमारा लोकल गेम है, तो वो भी ऐसी जगहों पे मिट्टी वाले ग्राउंड्स पे, या आपने देखा होगा वहाँ के जो फ्लोर्स बने होते हैं जहाँ पर ये कुश्ती कराई जाती है, तो वो थोड़ा लिटिल स्पंजी होता है। वो इसलिए क्या
जो मैट वहाँ पर होते हैं वो स्पंजी होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि इंजरी कम आए, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ सके। कंक्रीट फ्लोर पे आप एकदम जाके गिरोगे तो जो टाइम मिला, बहुत सारी अमाउंट ऑफ फोर्स यानी आपका एंटायर वेट वो एक मोमेंट के अंदर स्टॉप हो गया, यानी कि आपके मोमेंटम को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया फ्लोर ने, कोई टाइम नहीं मिला, तो वहाँ इंजरी ज़्यादा होती है। सेम ऐसे ही चाइना वेयर्स की ब्रेकेज को बचाने के लिए पैकेजिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, उसके साथ हम स्ट्रॉ या पेपर फिल कर देते हैं। नॉर्मली आपने परचेज़ किया होगा, इनफैक्ट आप मार्केट से मंगवाएं या ऑनलाइन परचेज़ करें, सेंसिटिव अगर डिवाइस है या कोई मटेरियल है तो वो उसको स्पंज वाले जो बबल एयर बबल वाली पैकेजिंग देते हैं। तो वाई एयर बबल वाली पैकिंग देते हैं या स्ट्रॉ वाली पैकिंग देते हैं या पेपर फिल कर देते हैं, ये सब इसलिए कि कोई भी वेयर एंड टियर बीच में रास्ते में अगर उनको जर्क्स लगता है या ट्रेवल टाइम पे या पैकेजिंग में, तो वो उसको सेफ गार्ड कर सकें। तो ये इम्पल्स का रोल है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। Our first question is a machine gun has a mass of 20 kg. It fires 30 ग्राम बुलेट। तो मशीन गन का मास 20 kg है, ऑल्दो हमें ये कहीं रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट फिर भी इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट्स एट अ रेट ऑफ 400 बुलेट पर सेकेंड। सो यानी कि जो नंबर ऑफ बुलेट्स मिले हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड वो दिए हैं आपको 400। तो नंबर ऑफ बुलेट्स हमें पर सेकेंड 400 दे दिए। मास जो है उसका दे रखा है बुलेट का मास दिया 30 ग्राम, लेकिन ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच विल बी 0.03 kg। तो हमने कन्वर्जन कर लिया, तो हमें बुलेट्स का नंबर भी पता है, मास भी पता है। अब वो कहता है आगे कि विद स्पीड, यस ओके, स्पीड भी गिवन है, स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू गन टू कीप इट इन पोजीशन। तो हम फोर्स कितनी लगाएं गन के ऊपर कि वो पोजीशन पे रहे। तो अब देखिए, जब बुलेट फायर होती है तो इम्पल्स एक्ट करता है, क्योंकि फायरिंग जब होती है तो बुलेट तो आगे की तरफ मूवमेंट हुआ है, लेकिन जो गन है वो रिकॉयल हुई है, यानी कि उसके ऊपर एक बैकवर्ड जर्क लगा है। तो वो ये वही पूछ रहा है कि हम उसको कितनी ग्रिप से पकड़ें, कितनी फोर्स से पकड़ें कि वो अपनी पोजीशन पे रहे। तो यानी कि जो बैकवर्ड इम्पल्स मिला, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, F/T। ये इम्पल्स हो गया, तो फोर्स यही बोल देते हैं हम यहाँ पे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू F/T। एक तो फॉर्मूला इम्पल्स का ये हो गया। दूसरा हमने कहा चेंज इन मोमेंटम आना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इम्पल्स का क्या है, m/v, लेकिन v क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा v लिख देती हूँ मैं। चेंज इन मोमेंटम क्या था, इनिशियली उसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड, एंड देन फाइनली रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ रही होगी। तो पहले जब फायर नहीं हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनली उसकी कितनी होगी, 400। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वो 400 ही आएगा। चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, लेकिन ये निकला एक बुलेट का, हमें कितनी बुलेट्स का निकालना है, 400 बुलेट्स का। तो हम यहाँ इसको n बोलते हैं और इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब टोटल इम्पल्स कितना हुआ, दिस इज द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर दी 400 बुलेट्स टू क्रिएट अ सर्टेन चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। आपको निकालनी है फोर्स का है क्या होता है, N m ΔV बाई टी, लेकिन आपको दिया क्या हुआ है यहाँ, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, यानी कि n/t ही दे रखा है। तो हम इस n/t की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, 400। मास कितना है, 0.03, और वेलोसिटी कितनी होगी, अगेन 400, एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 4800 न्यूटन। तो हमारी फोर्स निकल आई है। आई एम रिपीटिंग वन से। देखो, ये थोड़ा सा ना ट्रिक देखनी पड़ती है हमें, यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मशीन गन हैज़ अ मास ऑफ 20 kg, जिसका कहीं कोई रोल नहीं था। इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 400 बुलेट्स निकल रही हैं, तो एक सेकेंड के अंदर ही अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया, पीछे बैकवर्ड पे अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा लग गया। तो हम इम्पल्स एक सेकेंड से भी कम में तो नहीं निकालेंगे, तो हम एक सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं। तो हमने कहा 1 सेकेंड के अंदर 400 बुलेट्स निकल गई हैं, तो हमने n ले लिया। तो अगर एक बुलेट निकलती तो उस पर चेंज ऑफ मोमेंटम आता m/Δv, यानी कि जो बुलेट एक पीस निकला
उसके ऊपर इतना मोमेंटम है, लेकिन n बुलेट जो पर सेकेंड टाइम में निकली हैं, यानी कि n/t जो निकली हैं, उन पर कितना आया, तो वो हमने n से मल्टीप्लाई करके निकाला है, यानी टोटल इम्पल्स हमने उससे मल्टीप्लाई करके निकाली है। और ये इम्पल्स का फॉर्मूला था, वो दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक तो फोर्स, टोटल फोर्स इंटू टी एंड इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा पी। तो हमने दोनों को ही इक्वेट किया है टू फाइंड आउट दिस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strike against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum. So in this case आपसे कहा गया कि एक P मोमेंटम इंसिडेंट हुआ वॉल के ऊपर, ये वॉल है, रिजिड वॉल के ऊपर आपने उसको इंसिडेंट कर लिया, लेकिन कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर वो इंसिडेंट हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये इंसिडेंट मोमेंटम था, लेकिन मोमेंटम एट सम एंगल है। तो जब भी कोई चीज़ एट सम एंगल होती है तो सबसे पहला काम होता है उसे रिजॉल्व कर देना। तो हम इसे रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। लेकिन क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ थी, तो अब ये तो हो नहीं सकता कि मोमेंटम अगर रिजॉल्व करोगे तो मोमेंटम यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगर सिंपली हम ये एक पीस था मोमेंटम का, तो जब हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो हम यहाँ और यहाँ दो कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नहीं चाहिए मोमेंटम, हमें तो इस पॉइंट पे चाहिए, हमें ओ पॉइंट पे चाहिए, इसे नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला मोमेंटम है वो इस साइड के पैरेलल रहा होगा, हमने रिजॉल्व इसको किया तो इधर और इधर बने होंगे, लेकिन ये पैरेलल हो गया इसके और ये वाला पैरेलल हो गया इसके। और या फिर आप सिंपली बताऊं तो ये क्या हो रहा है, ये जंक्शन पॉइंट पे, जिस कॉमन पॉइंट पे आपने रिजॉल्व किया है, हमने रिवर्स ऑर्डर में रिजॉल्व कर दिया। तो 45 डिग्री यहाँ एंगल बनता है, इसे रिजॉल्व करते तो 45 यहाँ बनता, यानी अगर आप यहाँ रिजॉल्व करते तो 45 यहाँ बनता, तो यहाँ बनता तो ये कॉस कंपोनेंट बनता, अब की बार ये कॉस कंपोनेंट बनेगा, तो दिस इज पैरेलल टू दिस वन। सो सेम ही चीज़ बन रही है, तो मैं कॉस कंपोनेंट बनाती हूँ इसको p cos ऑफ 45 अंदर की तरफ, इस तरफ जो कंपोनेंट बना वो p sin ऑफ 45। अब जब बॉल टकराएगी, टकराने के बाद वो रिवर्ट होगी, तो अब उसका मोमेंटम की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, टकरा के इधर आएगी वो, लेकिन आते हुए भी उसने 45 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो, स्ट्राइक अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। तो आते वक्त भी वो सेम ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है, तो हमने अज्यूम नहीं किया ये 45 पर ही आई है, तो जाते हुए का मोमेंटम p हमने लिया था, उसको रिजॉल्व कर लिया। अब वापसी का भी मोमेंटम p ही होगा, जो मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम सिर्फ डायरेक्शन बदली है। अगेन हम कंपोनेंट उसके बनाते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, इसका भी अब की बार जो वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बनेगा, तो यानी कि वापसी वाले मोमेंटम का कंपोनेंट एक इधर बनेगा एक इधर, तो एरो कहाँ होगी, इस तरफ होगी, और इस वाले मोमेंटम की एरो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, ये वेक्टर है और ये कंपोनेंट स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये p था तो इसके कंपोनेंट इधर उधर स्प्लिट हुए, तो इस वाले के तो स्प्लिट कर दिया हमने, इधर भी एक कंपोनेंट बना p cos 45, इधर कंपोनेंट बना p sin ऑफ 45। नाउ यू मे सी, एक p cos 45 इस तरफ पॉइंट कर रहा है और एक p cos 45 इस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। बिकॉज ऑफ दैट तो चेंज इन मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस क्या आएगा वो देखते हैं, और चेंज इन मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस क्या आएगा वो भी देखते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन विच इज नेगेटिव एक्स, सो फाइनल इज माइनस p cos ऑफ 45 माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, वॉज इन दैट डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या थी पॉजिटिव, दैट विल बी इक्वल टू p cos ऑफ 45। अगेन ये क्या फॉर्मूला लगाया है, आपको लगा होगा मैं तो कह रही थी अभी कैंसिल हो जाने चाहिए, बट यहाँ तो ये ऐड हो गए हैं, ऐड हो गए यानी कि मैग्नीट्यूड तो उनका डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या थी वो अपोजिट है। ये कैसे निकला है, चेंज इन मोमेंटम का बेसिक फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जब आपने फाइनल देखा P2 तो P2 तो इस तरफ आ रहा था, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और उसमें से आप P1 जो था वो हमारा उधर जा रहा है, इनिशियल वाला तो इसकी वजह से था, फाइनल वाला इसकी वजह से था, फाइनल वाला इधर आएगा, ये आपका, अच्छा मैं इसको कलर्स दिखा देती हूँ अलग अलग। सो दिस इज़ द फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और आपका इनिशियल मोमेंटम, इफ आई चूज़ अ कलर, दिस वॉज योर इनिशियल मोमेंटम। तो ऑरेंज आपका इनिशियल है, फाइनल आपका ये है। तो हमने क्या किया, फाइनल नेगेटिव वाले में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली। सेम अगर आप पी वाई के लिए निकालें तो उसमें क्या हो गया,
इनिशियल मोमेंटम वॉज दिस पी साइन थीटा और फाइनल भी उसी डायरेक्शन में। तो जब आप देखेंगे फाइनल विच वॉज इन पी साइन ऑफ 45, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी साइन ऑफ 45 दोनों इट विल गिव यू 0। सो व्हाट हैपन, जो हमारे को अपोजिट डायरेक्शन लग रही थी वो ऐड हो गई रादर, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हमें चाहिए था P2 माइनस P1 और इनिशियल जो मोमेंटम था वो फाइनल के साथ कैंसिल हो गया। कब? वाई एक्सिस में। सो नाउ यू कैन सिंपली प्लेस द वैल्यू P आपको दिया हुआ मोमेंटम कितना है 5 और साइन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 2 इंटू 5 इंटू 1/√2 आप प्लेस करते हैं एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट एन आंसर ऑफ 7.07 विद माइनस सिंबल। और यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ये यूनिट हमारे पास आ जाती है एंड फाइनली हमने इसको कैलकुलेट कर दिया मोमेंटम को। Now let us see one area question also. A force acting on a body of mass 2 kg. तो mass is given to you 2 kg. Varies with time as shown in the figure. Impulse of find the impulse and the final velocity. तो पहला हमें इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता था क्या? एरिया। अगर आपके पास ये दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, तो आपको अब इसके अंदर एरिया निकालना है सारा, फाइनली जो एरिया होगा। तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक इस तरफ ट्राइंगल बन रहा है और एक बन रहा है रेक्टेंगल। तो तीनों का अलग अलग पार्ट्स में लें तो हम लेंगे, इसका नाम दे देते हैं A B C एंड D E एंड F। तो आप इस पूरे का एरिया मैं लिख देती हूँ। एरिया हमें चाहिए A B C D E F और फिर वापस A। तो ये पूरा एरिया हमें चाहिए, लेकिन हम इसको पार्ट्स में निकालें तो एक हो गया हाफ इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड। तो मैं सीधा फॉर्मूले पुट कर रही हूँ, यानी ट्राइंगल की साइड्स लेनी है। ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें हाफ इंटू 4 इंटू 2 प्लस रेक्टेंगल का एरिया लीजिए 4 इंटू 1, ये 4 है हाइट और ये डिस्टेंस है 3 - 2 = 1। अगेन दूसरे ट्राइंगल का लीजिए इंटू 4 इंटू 2। सो आपके पास आंसर आ जाता है 4 + 4 + 4 दैट इज़ 12। सो एक तो आपके पास आंसर आ गया। इसको हम क्या कैलकुलेट करें? इम्पल्स हम कैलकुलेट करें, तो इसके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन दूसरा हमें निकालना है वेलोसिटी। तो इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, तो डेल्टा P। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो m इंटू डेल्टा V। तो हमें डेल्टा V चाहिए, तो डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट? I/m। I आप कैलकुलेट कर चुके हो 12, m आपको गिवन है 2, आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है। सो फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया। वन मोर क्वेश्चन। In this question, while launching a rocket of mass 2 × 10⁴ kg, a force of 5 × 10⁵ Newton is applied for 20 seconds. Calculate the velocity attained by the rocket at the end of 2 seconds. तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी अटेन की? रादर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। दे आर सेइंग मास गिवन है आपको, तो इम्पल्स का ही फॉर्मूला हमें लगाना है। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? मास इंटू वेलोसिटी चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास। तो मास आपको गिवन है 2 × 10⁴, फोर्स आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड्स एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी अटेन्ड। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद की वेलोसिटी निकालनी है। ओके तो ये अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड्स जो है वो फोर्स थी और आपने 2 सेकेंड के बाद वाली वेलोसिटी निकालनी थी। तो हमें 2 सेकेंड इसका कोई रोल नहीं है हमारा, 2 सेकेंड के बाद का जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की दैट वी विल कैलकुलेट, क्योंकि जो रॉकेट लॉन्च हुआ है उस वक्त जो इमीडिएट फोर्स लगी है वो उस 20 सेकेंड वाली फोर्स है जो अप्लाई हुई है। तो ये हमने 20 सेकेंड्स जो है हमने यहाँ ये प्ले में लेने हैं, ये वाले नहीं लेने हैं। तो आप इसमें बस वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ हो जाए, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो ये 0 थी। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है F इंटू T/m। ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो दिस विल कम आफ्टर कैलकुलेशन 500 मीटर पर सेकेंड। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे।